दोस्तों नमस्कार। तो ये ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो है इस घटना चक्र सीरीज का। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में भौतिक विभाजन। ठीक है, तो भौतिक विभाजन इसमें जो सबसे पहला अध्याय है वह है भारत के प्राकृतिक प्रदेश। चलिए नोट्स को देख लेते हैं। पूरा चुंबकत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। ठीक है, ये है पूरा चुंबकत्व या इसको क्या बोलेंगे, पैलियो मैग्नेटिज्म। ठीक है, यह क्या है, अध्ययन की शाखा है जो चट्टानों के बारे में अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवास सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी कि भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित टेथिस सागर के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी खाइयाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। टेथिस सागर के मलबों का हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भागों में से एक है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सबसे स्थिर भूखंड है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटी घाटियों से बना है। ठीक है, इसके बाद देखें तो मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई मतलब आउटलाइनर विस्तार है। इस पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो भ्रंशन के रूप में देखें तो भ्रंशन के कारण क्या होता है कि भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। ये सभी आप जब पुस्तक पढ़िएगा तो विस्तार पूर्वक आपको समझ में आएगा जब मानचित्र का अध्ययन कीजिएगा तो खास करके। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार देखें, एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसमें हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसके अलावा देखें तो भारत को शैल, अस्त्रक्रम, उच्चावच और विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 भूवैज्ञानिक और 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, भौतिक किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये पर्वतीय क्षेत्र के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके जो नीचे है ये जो है विशाल मैदान है। ठीक है, इधर रेगिस्तान का भाग है। इसके बाद देखें तो ये वाला जो पार्ट है पूरा ये प्रायद्वीपीय पठार है, पठारी भाग है। ठीक है, ये तटीय भाग है जो समुद्र के किनारे किनारे है, ये तटीय भाग है, पश्चिमी तटीय, पूर्वी तटीय आप कह सकते हैं। इसके बाद जो ये यहाँ देख रहे हैं ये द्वीप समूह, एक तरफ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा तरफ लक्षद्वीप जो है द्वीप समूह है। तो इस प्रकार से इस मानचित्र पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ें तो धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टान के अक्षय, अपरदन एवं निक्षेपण के रूपांतरण से हुआ है। ये शिलाएँ अत्याधिक धात्विक हैं जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। ठीक है, विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूना का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टान के काफ़ी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग प्रश्न कोश में आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के उपबंध पुरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, किस तरफ गया है। तो किस तरफ गया है तो आप देखेंगे कि जो यह पिंड जो है ये उत्तर की ओर जो है वो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसका विस्तार पढ़ा भी था। दूसरा देखिए
दूसरा प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे क्या कहा जाता है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है, जो हमने नोट्स में भी पढ़ा। ठीक है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो देखिए मुख्यतः तो 4 बहुत प्रश्न है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, तो आपने देखा कि भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप समूह। ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अनुसार अगर देखा जाए तो 6 भौतिक प्रदेशों में इसे विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है, अगर इसके अनुसार देखा जाए तो बी भी हो सकता है इसका उत्तर, यानी कि 6 भी हो सकता है। आगे देखें, निम्नलिखित युग्मों दक्कन ट्रैप विशेषता में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो इसका हम विश्लेषण पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में, क्रिटेशियस कल्प में पश्चिमी मध्य भारत में हुआ, जिसमें अधिकांशतः देखें तो महाराष्ट्र के क्षेत्र शामिल है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन के परिणाम स्वरूप लावा प्रवाह के लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया था। इस क्षेत्र में 2000 मीटर से अधिक, कहीं कहीं पर 3000 मीटर तक मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप की मोटाई ट्रैप के उत्तर पश्चिमी से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है। ठीक है, इसे फिर से समझे कि दक्कन ट्रैप की जो मोटाई है वह उत्तर पश्चिम से पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है। यानी कि अगर महाराष्ट्र, अगर ये इसका क्षेत्र देखें तो यहाँ अगर इस पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ जो है ज़्यादा मोटाई है ये उत्तर पश्चिमी के भाग में, और पूर्व एवं दक्षिण पूर्व की ओर जो है वो उसकी मोटाई जो है वो कम होती जाती है। ट्रैप के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों एवं तंतुओं के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। अतः जो है इसमें क्या दिया है, अब इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, अब क्या दिया है कि कौन सा कथन सही है? मध्य ट्रैप की मोटाई लगभग 1200 मीटर दी है, तो यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है निम्न ट्रैप की मोटाई लगभग 150 मीटर, यह भी गलत हो जाएगा। ऊपरी ट्रैप की मोटाई लगभग 450 मीटर, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इसकी मोटाई दी गई है। ठीक है, तो इसमें से एक कथन सत्य है कि ट्रैप के मध्यवर्ती तल में सागरीय पादपों और जंतुओं के अवशेष पाए गए हैं। आगे है उत्तरांचल या उत्तराखंड मैंने किस भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं? तो तराई में पाए जाते हैं। हमने ऊपर देखा भी, पाताल तोड़ कुएँ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत हैं जहाँ जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आता है, परंतु दूसरे में पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएँ भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने समझा कि पाताल तोड़ कुएँ क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। अब है कि भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभीनति में हुई। ठीक है, इसके बाद है कि गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। फिर उसके बाद है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट एवं चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के परिणाम स्वरूप हुई है। तो ये जो आपका है, ये कथन आपको क्या लगता है? ये कथन तो गलत होगा। ठीक है, तो अब 4 को अगर आप एलिमिनेट करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखिए 1, 2 और 3 कथन जो है वो सत्य होगा। तो इसका हम लोग विस्तार देखें। देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई यानी कि आउटलाइनर विस्तार है, जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप से अलग होती है। तो ये कथन सत्य है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ठीक है, इसके बाद देखें, ये लिखा हुआ है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभीनति में हुई। तो कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभीनति में हुई, यह कथन भी सत्य है। और फिर इसके बाद देखें तो एडवर्ड सुएस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त यानी कि 4D पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भू सन्नति की भांति था। मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में क्या हुआ, विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अतः यह कथन जो है वो 3 सही है। ठीक है, और ये जो चौथा जो कथन दिया गया था उसमें क्या था? हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से हुई है। ठीक है, चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। ठीक है, तो यह कथन गलत था। इसलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें से ये पता करना है कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला है कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो यह कथन हमने पढ़ा भी है, सत्य है। इसके बाद हिमालय विश्व का सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। तो हमने यह भी देखा था कि यह भी सत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट के निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ठीक है, तो यह गलत है। और ये भी हमने पढ़ा कि गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। तो यह कथन जो है वो ये वाला जो है सत्य है। तो इसका मतलब है कि ये तीसरा कथन जो है ये कथन गलत है। भारत के इसका विश्लेषण देखें तो भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण
नदियों के जमाव क्रिया नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार गोंडवाना सेलों में पाया जाता है, यह भी हमने पढ़ा। हिमालय विश्व के सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भूमकीय दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी जो है वो असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये इसका मिलान करना है, ठीक है। एक में है दक्कन ट्रैप, ठीक है, और इसमें यह बताया है कि किस काल में किसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम इसका देखें इसे। तो दक्कन ट्रैप का जो निर्माण है, ठीक है, वो क्रिटेशियस काल में हुआ है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का जो है निर्माण वो किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में। इसके बाद पश्चिमी घाट की अगर बात करें, पश्चिमी घाट, ठीक है, तो पश्चिमी घाट का है उत्तर नूतन काल में हुआ है, ठीक है। अरावली सबसे प्राचीन है, तो आपने पढ़ा होगा कि अरावली का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ है? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ है। और डी जो नर्मदा तापी जलोढ़ इसका निर्माण है, तो ये किस काल में हुआ है? ठीक है, तो ये अत्यंत नूतन में हुआ है, अत्यंत नूतन। तो अगर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो नदियों द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप जो है, इसके बारे में आप ऐसे ही बता सकते हैं कि अत्यंत नूतन में हुआ है। तो एक दो अगर भी अगर पता हो तो आप इसे हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है केरल का कुट्टानाड़ प्रसिद्ध है, ठीक है। केरल का कुट्टानाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुट्टानाड़। इसका विस्तार देखें तो केरल का कुट्टानाड़ भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कुट्टानाड़ आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड़ मत्स्य पालन तथा नारियल, कंद एवं खाद्य फसलों के रोपण के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड़ की खेती के तरीकों को वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है, ठीक है। तो कुट्टानाड़ आप याद रखेंगे। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें है सिंधु क्षेत्र, ठीक है। आप लोकेशन से आप समझ सकते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र है। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, ठीक है। बिहार का अगर मैप आपको पता होगा तो ये आप कह सकते हैं कि धारवाड़ चट्टानें जो है कहाँ पाई जाती है। आपको पता होगा कि बिहार का जो मैप है इसमें आप देखते हैं तो ये जो पठारी भाग 2 ही क्षेत्र में पाई जाती है। तो इधर जो है ये आप जो देख रहे हैं ये विंध्य क्रम के चट्टानें हैं, और जो इस तरफ जो आप देखते हैं ये दक्षिण बिहार में, ठीक है, जो झारखंड छोटा नागपुर सटा हुआ जो क्षेत्र है, तो इसमें धारवाड़ क्रम के चट्टानें हैं। तो इसमें मुंगेर, जमुई, नवादा, ठीक है, ये सभी है। इसमें जो रोहतास और कैमूर है, इसमें रोहतास कैमूर भी हो तो वहाँ पर ये दूसरे क्रम की चट्टानें हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पर दी गई है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा, जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का हिस्सा है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी में पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो हमने नोट्स में भी पढ़ा है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अक्षय के क्रम में हुआ है। अपर्दन एवं निक्षेपण के रूपांतरण से हुआ, अक्षय अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण, ठीक है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं, ठीक है। धारवाड़ के बाद अगर देखें तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। कुड़प्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के बाद हुआ है, ठीक है। विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम के चट्टानों के काफ़ी समय के बाद गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा जो है वो कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें, ठीक है। पहला है कि J.D. डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया, ठीक है। और दूसरा कथन है कि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। तो ये क्या है? तो देखिए ये कथन जो है आपका सत्य है, ठीक है। ये कथन 2 जो है वो सत्य है, लेकिन ये जो है कथन वो असत्य है। इसका विश्लेषण देखें तो देखिए भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन में विभाजित किया गया जाता है। भारतीय भूगर्भिक समय मापक T.S. हॉलैंड द्वारा लाया गया है। T.S. हॉलैंड, ये नाम याद रखेंगे, आपसे सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को तो इसमें याद रखेंगे जियोसिंक्लाइन, ठीक है, जियोसिंक्लाइन, यानी कि इसे भू अभिनति गर्त के रूप में, जियोसिंक्लाइन को भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हुआ है। इसके बाद देखिए भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। हाँ, दूसरा है कि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से बहुत कम वर्षा होती है, ये ठीक है। और लूनी क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, यह भी कथन सत्य है, ठीक है। तो यानी कि उपयुक्त कथन सभी कथन जो है वो सत्य है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा इसी का भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। इसका हम नोट्स पढ़ने से अच्छा हम लोग प्रश्न कोष पर चलते हैं। देखें निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन जो है वो करना है आपको। तो सही उत्तर का चयन हम लोग करते हैं। देखिए, पहला दिया है कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, ठीक है। तो हिमालय से निकलने वाली जो सभी नदियाँ हैं सतत वाहिनी है, एक तो ये है। दूसरा दिया है कि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। हिमालय जो है अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करती है। तो देखिए, कथन दोनों सत्य है, ठीक है, दोनों सत्य है। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है कि मतलब एक दूसरे का जो है वो क्या है, सही व्याख्या नहीं की गई। इसका विस्तार हम लोग देखें तो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है। इसका प्रमुख कारण इन नदियों के उद्गम स्रोत का हिमानियों में स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त करता है। अतः कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रश्न कि उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला है कि हिमालय क्षेत्र में जल विद्युत की विशाल संभावनाएं हैं, ठीक है। और दूसरा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार इसकी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इनके उत्तर में स्थित हिमालय नेपाल की सीमा में आता है। तो इसका उत्तर जो है वो केवल एक बताया गया है। इसका हम लोग विस्तार देखते हैं। देखिए, हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि में नदियों का स्रोत हिमानी एवं वर्षा दोनों होने से नदियाँ बारहमासी तथा यहाँ तीव्र ढाल है, ठीक है। संकरी घाटियाँ व जलप्रपात जैसे असल रूप बड़े बांध रन ऑफ द रिवर योजनाओं के लिए अनुकूल है, इसलिए यहाँ जल विद्युत की विशाल संभावनाएं विद्यमान है। अतः एक तो कथन सत्य है। दूसरा कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अधिकांश भाग जो है गंगा के मैदानी सपाट एवं अल्प ढाल वाले हैं। फिर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पहाड़ी भूभाग में रिहन जैसी बड़ी जल विद्युत परियोजना विद्यमान है और बिहार में कोसी पर डगमरा जल विद्युत जैसी रन ऑफ द रिवर योजना प्रगति पर है। इन राज्यों के उत्तर में स्थित हिमालय का नेपाल में होना उपयोग में बाधा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रिड एवं अंतर्राज्यीय सीमा पार सहयोग के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों की बिजली का उपभोग इन राज्यों द्वारा भी किया जा सकता है। अतः कथन 2 जो है वो असत्य है, ठीक है। हालांकि उत्तर प्रदेश ये जो है इसको को सही उत्तर माना गया। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताना। अभिकथन क्या है कि हिमालय अभी भी ऊँचा हो रहा है, ठीक है। हिमालय अभी भी ऊँचा हो रहा है और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कथन सत्य है और ये भी कथन सत्य है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका उत्तर जो है वो सी होगा। चलिए इसका विस्तार हम लोग देखें तो हिमालय अल्पाइन क्रम का नवीन वलित पर्वत है जिसमें विश्व की अनेक सबसे ऊंची चोटियां हैं। हिमालय युवा एवं विवर्तनिक रूप से सक्रिय है। लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट बृहद प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का वर्तमान में उत्तर पूर्व की ओर खिसकाव हुआ एवं यह यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जिससे क्या हुआ कि दोनों के बीच स्थित टेथिस भूसन्नति के मलबे के उठने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार मंद गति से बढ़ रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो विकल्प हमने चुना वो सत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि ठीक उसी प्रश्न को यहाँ पर रिपीट किया गया है और यहाँ पर देखिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है। और क्यों सतत वाहिनी है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है। तो ये जो पिघलती रहती है और उसको जो है बर्फ़ जो है यहाँ पर बर्फ़ से पिघलने से यहाँ पर जल का स्रोत बना रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिकथन में क्या है कि हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। क्या है कि हिमालय अनेक बड़ी नदियों का उद्गम स्थल है, ये सत्य कथन है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि हिमालय की ऊंची चोटियाँ सदा हिमाच्छादित रहती है, ठीक है। तो इसीलिए सतत वाहिनी होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। इसका जो है हम लोग विस्तार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि हिमालय से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी भारत उपमहाद्वीप की प्रमुख और विशाल नदियों का उद्गम होता है। गंगा प्रणाली की प्रमुख धाराएँ हिमालयी हिम नदी से निकलती है, जबकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर ट्रांस हिमालय तिब्बत में होता है। ये नदियाँ वर्ष भर जल प्रवाह बनाए रखती है, इसलिए इसे सतत वाहिनी कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हिमालय की उच्चतम श्रेणी ग्रेट हिमालय, हिमाद्री तथा ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ वर्ष भर बड़े पैमाने पर हिमाच्छादित रहती है और यहाँ से अनेक हिम नद निकलते हैं। इन हिम नदों से होने वाला हिम पिघलन गर्मियों में भी निरंतर जलापूर्ति करता है, जबकि वर्षा जो है विशेषतः मानसूनी वर्षा अतिरिक्त जल उपलब्ध कराती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में हुई है
हाँ, जिससे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो इसकी जो देखिए शिवालिक, निम्न हिमालय, धौलाधर श्रेणी, बृहत हिमालय श्रेणी का जो है वो निर्माण जो है वो सबसे प्राचीनतम है। तो चलिए इसका विस्तार पढ़ते हैं। उपरोक्त विकल्पों के अनुसार देखें तो बृहत हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी यानी ओलिगोसिन युग यानी कि 34 से लेकर 23 मिलियन वर्ष पूर्व ओलिगोसिन युग में हुआ है। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी मध्य मायोसिन लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ तथा शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। याद रखेंगे ओलिगोसिन, मायोसिन, सेनोजोइक, इस प्रकार से अगर सजाने के लिए भी कहा जाए तो आप सजा पाइएगा। ठीक है। नियोसिन, सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के अपर मायोसिन प्लायोसिन युग में हुआ है। बृहत, लघु एवं शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान अधिकांशतः सेनोजोइक महाकल्प के पैलियोजिन एवं नियोजिन कल्प के विभिन्न युगों में हुआ है। ठीक है। तो इसीलिए यह कथन जो है असत्य है। आगे बढ़ते हैं। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? ठीक है। तो देश का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता है, एकदम सही है। सिंधु गंगा मैदान इतना सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, यह भी कथन सत्य है। और मानसून का पैटर्न जो है वर्तमान पैटर्न से अलग होता, यह भी कथन सत्य है। ठीक है। इसका विश्लेषण देखें तो यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली सिंधु गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैला समतल मैदान को क्या कहा जाता है? देखिए, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। ठीक है। उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले गुटिका, कंकड़, बजरी के निक्षेपण से निर्मित मैदान को भावर कहा जाता है। यह सामान्यतया 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकर और बजरी के जमावों से निर्मित मेखला है। ठीक है। तो भावर के बारे में हम लोगों ने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी की मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से निर्मित है? ठीक है। शिवालिक श्रेणी जो है वो मुख्यतः किस प्रकार की सामग्री से बनी हुई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो असंपीड़ित अवसादों से निर्मित है। शिवालिक श्रेणी मुख्यतः असंपीड़ित अवसाद से निर्मित है। यह असंपीड़ित अवसादी निक्षेप का एक समूह है जो मुख्य रूप से नदी द्वारा लाए गए कंकर, बजरी, जलोढ़, बालू, चिकनी मिट्टी आदि से बनी है। अगला प्रश्न है कि हिमालय का पर्वतपातीय प्रदेश कौन सा है? ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, अरावली। ठीक है। तो अरावली तो होगा नहीं, ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर है, बृहत जो है यहाँ पर बृहत हिमालय भी ऊपर ही है, शिवालिक नीचे है। तो देखिए पर्वतपातीय प्रदेश में अगर ऐसा कहा जाए तो ये हो सकता है। ठीक है। हालांकि इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हिमालय का सबसे बाहरी प्रदेश शिवालिक श्रेणी के पर्वतपातीय पर भावर प्रदेश स्थित है। ठीक है। तो अगर ऑप्शन यहाँ नहीं है तो मारा जा सकता है शिवालिक को। ठीक है। शिवालिक हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियाँ हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिण ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। ठीक है। अगला है कि शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हम जानते हैं कि शिवालिक जो है वो हिमालय का हिस्सा है। शिवालिक श्रेणियों का निर्माण हुआ है, सबसे बाद में हुआ, आपने देखा भी, सेनोजोइक काल में हुआ है। ठीक है। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण मुख्यतः सेनोजोइक महाकल्प के नियोजिन कल्प के, देखिए महाकल्प है सेनोजोइक, इस महाकल्प के कल्प कौन सा है? नियोजिन। ठीक है। और इसका जो है वो मायोसिन प्लायोसिन युग में हुआ है। युग कौन सा है? तो मायोसिन प्लायोसिन युग में। ठीक है। हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो देखिए इसका विस्तार। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई देखें तो 900 से 1100 मीटर के मध्य है। याद रखेंगे 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ जो इसका जो उत्तर होगा, ठीक है, इसके इर्द गिर्द अगर देख रहे हैं तो ये आ रहा है। हालांकि अगर एग्जैक्ट कहा जाए तो 900 से 1100 मीटर के बीच है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय, ठीक है, तो सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। आपको पता होगा कि जब हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन किया जाता है तो इस प्रादेशिक विभाजन में एक छोर पर सतलज है, ठीक है, एक छोर पर सतलज सिंधु, ठीक है, सिंधु, उसके बाद जो है सिंधु सतलज, इसके बाद है काली नदी, तीस्ता नदी और दिहांग। इस प्रकार से ना वो क्या बोलते हैं, हिमालय के प्रदेशों का विभाजन किया गया है, ठीक है। तो उसी विभाजन के अनुसार कहा जाता है कुमायूं हिमालय जो है वो किसके बीच है? सतलज और काली नदी के बीच है।
इसका हम लोग देखें, कुमायूं हिमालय सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय को नेपाल हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है तो गिरिपद की स्थिति का। ठीक है, भावर प्रदेश शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब में तीस्ता के बीच फैला हुआ है। 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई में इस मैदान का निर्माण कंकर, बजरी और गुटिका के जमाव से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मिलान करना है तो किस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हिमालय है, उत्तर पश्चिमी हिमालय, इसको क्या कहा जाता है, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। हाँ, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसमें क्या है, दक्षिण दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और ये अरुणाचल प्रदेश हिमालय। ठीक है, तो इसमें आप जो है अरुणाचल हिमालय में नामचा बरवा पर्वत है, आप उसमें इसका भाग है तो ये लगाएंगे, तो इसका मतलब है डी का 4 होगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो दार्जिलिंग और सिक्किम में आपको पता होगा कि लेप्चा जनजाति पाई जाती है, C4। ठीक है, तो ये भी सत्य है। तो ये यहाँ पर देखिए इसका विस्तार हम लोग देखते हैं। माफ़ कीजिए, इसमें जो दिया गया है ये किस प्रकार से दिया गया है इसे देखते हैं। देखिए इसका विस्तार हम पढ़ लेते हैं। उत्तर पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न है कि हाँ, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय में जास्कर को उत्तर पश्चिमी हिमालय में ये जो श्रृंखला है, अच्छा चलिए विस्तार हम इसका पढ़ते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। उत्तर पश्चिमी हिमालय को कश्मीर हिमालय भी कहा था। यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल जैसी ठीक है पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती है, ये तो ठीक है। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के में स्थित हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली यानी घाघरा की सहायक नदी के बीच स्थित है। हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ बृहत हिमालय, लघु हिमालय, हाँ जिसे हिमालय क्षेत्र में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, और शिवालिक श्रेणी क्रमशः उत्तर से दक्षिण दिशा में इस हिमालय खंड में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में नेपाल हिमालय और पूर्व में भूटान हिमालय है। यहाँ तेज बहाव वाली तीस्ता नदी जो है वो प्रवाहित होती है और कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियाँ और गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति और दक्षिण भाग में मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है, जिसमें नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजातियाँ शामिल हैं। अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर पूर्व में दीफू दर्रे तक फैला है। इस क्षेत्र की मुख्य चोटियों में कांगतो और नामचा बरवा शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित में से क्या देखेंगे। ठीक है, तो गहरे खड्ड को देखेंगे, युग घुमा वाली नदी मार्ग को देखेंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियों देखेंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता देखेंगे। तो उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं, मैंने ऐसा क्या कहा सकता है, इसमें से कौन से मतलब कौन सी बातें हैं जिससे स्पष्ट होता है कि हिमालय जो है अभी तरुण वलित पर्वत है। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं जो इसके लिए इसके प्रमाण हैं। उपयुक्त सभी हिमालय के नवीन वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। गहरे खड्ड, योग घुमाव वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ एवं भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे लक्षण हिमालय पर सरलता से देखे जा सकते हैं। नवीन मुर्दार पर्वतों में ये भू आकृतिक लक्षण प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, ये देखें नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र को देखना है, 1 2 3 4 ये इस प्रकार से दर्शाया गया है और इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 को अंकित करना है। ठीक है, तो देखिए इसे अगर देखें हम पूरब से पश्चिम की तरफ आ रहे हैं तो देखिए काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, याद रखेंगे KLJP, ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं KLJP। ये K काराकोरम, L लद्दाख, J जास्कर और P से पीर पंजाल। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है वो क्या है। तो इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण का मतलब है वो सबसे ऊपर की तरफ कौन सा है, इस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ बात हो रही है। तो सबसे उत्तर में आप देखेंगे तो क्या है, काराकोरम। ठीक है, उसके बाद है लद्दाख, उसके बाद है जास्कर, उसके बाद है सबसे नीचे जो है वो शिवालिक है। ठीक है, KLJP पीर पंजाल है और शिवालिक जो है सबसे निचला वाला भाग है पीर पंजाल, वो शिवालिक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है कहाँ। लघु हिमालय स्थित है मध्य में, किसके बीच स्थित है लघु हिमालय। तो आपको पता होगा कि शिवालिक और महान हिमालय के बीच जो है लघु हिमालय स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। हिमालय का अनुदैर्घ्य विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है। सबसे पहले है महान हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर इसका सही क्रम क्या है। तो शिवालिक है, देखिए यहाँ पर दक्षिण से उत्तर की ओर बात कही जा रही है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में शिवालिक, इसके बाद लघु हिमालय, फिर महान हिमालय।
पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है, उसके बाद उत्तर की ओर क्रमशः लघु या मध्य हिमालय एवं महान हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ठीक है, शिवालिक। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है कौन सी है? तो शिवालिक है, जो कि नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, ये देखिए फिर दक्षिण से उत्तर दिया हुआ है, तो आप इस तरह से आप लगा सकते हैं। आपको पता है KLJP। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है नहीं इसमें, हाँ तो मैंने इससे भी कर सकते हैं KLJP से, आपको पता होगा। तो आप जैसा कि आपको पता है कि सबसे उत्तर की ओर अगर देखें, सबसे उत्तर की ओर, तो इसमें क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर, सबसे उत्तर की ओर जाइएगा तो सबसे जो है धौलाधर है। ठीक है, सबसे दक्षिण में सबसे दक्षिण में धौलाधर है। इसके बाद अगर जाएँ तो जास्कर है। ठीक है, और उसके बाद है लद्दाख, और सबसे ये ऊपर यानी कि उत्तर की बात करें तो काराकोरम स्थित है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में संबंधित। धौलाधर क्या है? ये लघु या मध्य हिमालय के श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो आप आराम से इसका ये कर सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही उत्तर से, KLJP। ठीक है, तो पहले पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। ठीक है, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, तो इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। आप ऐसे याद कर ले कि उपयुक्त पर्वत शिखरों के पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि उधर से इधर की बात हो रही है। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ठीक है, सबसे अगर पूर्व की दिशा में देखा जाए तो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा ये आपको पड़ेगा, कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है और धौलागिरी है। ये सभी नेपाल का पार्ट है। ठीक है, नेपाल में धौलागिरी, एवरेस्ट आप देख सकते हैं, कंचनजंगा आपको सिक्किम में है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत अगर मैप पता हो तो आप कर सकते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से नवीनतम कौन सी है? ठीक है, नवीनतम कौन सी है? तो ये देखें, तो पटकोई श्रेणी जो है वो नवीनतम है। किस प्रकार से? तो देखिए, पटकोई श्रेणी जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसीलिए। और बाकी जो है कैमूर पर्वत जो है आपको पता होगा कि पठारी भाग है। हाँ, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। पटकोई श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसका निर्माण जो है वो टर्शियरी कल्प में हुआ था। नए विभाजन के अनुसार देखें तो टर्शियरी कल्प का विभाजन पैलियोजीन एवं नियोजीन कल्प के रूप में हुआ है। से सभी दक्षिण और मध्य भारत में स्थित है, जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूँकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयुक्त में से सबसे नवीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो क्या है? पटकोई या पटकाई श्रेणी है। अगला है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? ठीक है, पटकाई पहाड़ियाँ जो है वो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संबंधित है। और त्रिपुरा आप जानते हैं, मैप अगर देखिएगा त्रिपुरा जो है वो बहुत इधर है, मतलब सबसे, यानी कि वो बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो वहाँ पर नहीं है ये पहाड़ी। तो इस प्रकार से पटकाई पहाड़ी जो है असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड संलग्न है। ठीक है, त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों का संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ी त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, मिजोरम से सटा हुआ है तो ये संलग्न है। अगला है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी तक विस्तारित है। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर्स का है कि अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो चलिए पहले इसका विस्तार हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह पूरे वर्ष लद्दाख के रणनीतिक क्षेत्रों के बीच की दूरी समय घटाती है और मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़कर रखती है। ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया गया था, मनाली को लाहौल स्पीति से। ये पूछा था कि अटल टनल जो है किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है, किन दो घाटियों को जोड़ती है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सूरी, डायरेक्टर जनरल बोर्ड ये BRO ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये प्रश्न तो सीधे सीधे पूछा गया था BPSC में ही कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। ठीक है, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, तो यह कथन जो है वो सत्य है। दूसरा, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो ये कौन सा है पीर पंजाल? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि देखिए, इसका विस्तार पढ़ते हैं। अटल सुरंग जो है वो 9.02 किलोमीटर लंबी हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में बनी एक महत्वपूर्ण
सुरंग है, ठीक है। यह विश्व की सबसे लंबी रोड हाईवे सुरंग नहीं है, ठीक है। ये हाँ विश्व की सबसे तो सबसे मतलब ये सबसे लंबी नहीं है, विश्व की यहाँ पर लिखा गया है तो सबसे लंबी नहीं है, ये कथन सत्य है, ठीक है। विश्व की नहीं है, ये देश की हो सकती है, विश्व की नहीं है। विश्व का सबसे लंबा रोड सुरंग जो है रिकॉर्ड नॉर्वे के लेडाल सुरंग यानी कि 24.51 किलोमीटर इसके पास है। ज्ञातव्य है कि अटल सुरंग को 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में प्रमाणन प्राप्त है। देखिए विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग, ठीक है। लंबी सुरंग की बात नहीं हो रही है, हाईवे सुरंग की बात हो रही है। हाईवे सुरंग के मामले में यह विश्व की सबसे लंबी है। चलिए अगला है कि निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है, ठीक है। किन पर्वत श्रेणी को पार करती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा पूर्वी पीर पंजाल को, ठीक है। बार बार हम लोग देख रहे हैं पूर्वी, यहाँ पर भी लिखा है पूर्वी पीर पंजाल, तो याद रखेंगे पूर्वी पीर पंजाल को। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य जो है मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी है तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है यह कश्मीर घाटी स्थित है। भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहत हिमालय और दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। अगला है कश्मीर घाटी, तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है, तो अक्साई चीन का भाग जो है वो है लद्दाख पठार। अक्साई चीन की अवस्थिति भारत और चीन की सीमाओं के सम्मिलन संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था, तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र जो है। लद्दाख पठार अक्साई चीन के क्षेत्र में अवस्थित है। अगला है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, तो 8,850 मीटर ASL, ठीक है। देखिए महान हिमालय की औसत ऊंचाई जो है 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सागर तल से लगभग 8,848 मीटर, लगभग 8,850। नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर घोषित किया है, अतः जो है विकल्प ए सही उत्तर है। हिमाचल पर्यावाची है, ठीक है, वो मध्य हिमालय का, ठीक है। हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय, हिमाचल उपर्युक्त में से मध्य हिमालय का पर्यावाची है। मध्य या लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि इस पर विचार करें, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। तो यह कथन सत्य या असत्य है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। दूसरा है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ, यह भी कथन गलत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, तो यह कथन सत्य है। चलिए इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं। भारत के प्रमुख भारतीय हिमालय क्षेत्र वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा है, ठीक है। इसके अलावा देखें तो असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय का 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्य में फैला हुआ है। इस प्रकार इसका विस्तार जो है वह 6 राज्यों में है। पुलिकट भारत का दूसरा सबसे बड़ा माने लैगून है, ठीक है, चिल्का झील के बाद। इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कथनों का विश्लेषण किया। चलिए आगे देखते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है, तो नवीनतम कौन सी है, तो देखिए हिमालय जो है सबसे नवीनतम होगी, ठीक है। ये पूर्वी घाट, विंध्याचल हो या अरावली हो, ठीक है, ये सब हिमालय से प्राचीन है। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है तथा दिए गए विकल्प में नवीनतम श्रेणी है, वही अरावली जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो हिमाद्री श्रेणी है, ठीक है। आगे है कि कथन और कारण पर विचार करना है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यह कथन सत्य है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है, यह भी कथन सत्य है और इसकी व्याख्या भी है, ठीक है। तो यह कथन इस प्रकार से है। चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, हम लोग देखते हैं इसमें आपके कई प्रकार के तथ्य जो है कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसे ध्यान से देखें। भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र जो है हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र यानी कि जोन 4 एवं 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए जो है वो सही है, ठीक है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रमित थ्रस्ट जो है वो भ्रंश पाए जाते हैं, फॉल्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सबसे पहले है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है, यानी कि इसको MFT कहा जाता है, MFT मिलता है। MFT एवं MBT मध्य उप हिमालय शिवालिक का विस्तार है, ठीक है। MBF एवं MCT के मध्य लघु हिमालय का विस्तार है। इसके ऊपर बृहत हिमालय जिसे
CCZ भी कहा जाता है, ठीक है। MCT के ऊपर HHC हायर हिमालयन ये स्थित है। तिब्बत हिमालय STDS के उत्तर में अवस्थित है। इसके उत्तर में ITSZ है, ठीक है। ITSZ अलग चीज़ है। सिंधु सांगपो सचर क्षेत्र, ठीक है। तो सबसे देखिए अगर आप देखेंगे तो सबसे जो ऊपर की बात अगर करें, सबसे ऊपर की बात, तो यहाँ पर ITSZ है, ठीक है। ITSZ से नीचे STDS, ठीक है। इसके बाद है, अब देखें तो MCT के ऊपर जो है HHC है, ठीक है। तो फिर इसके बाद मैंने इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब तक, हाँ, तो ITSZ के उत्तर में ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। इस उत्क्रम क्षेत्र की अवस्थिति एवं हिमालय भौगोलिक संरचना के कारण यह भारत का सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र में प्लेटों के संचालन के कारण यह भूकंप प्रवण क्षेत्र है। अगला है, निम्नलिखित में से हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेप और मुख्य केंद्रीय क्षेप के बीच स्थित है? तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, इसका विस्तार देखने से स्पष्ट हो जाएगा। लघु हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। हिमालय का वह भाग है जो मुख्य सीमांत क्षेप यानी कि मेन बाउंड्री थर्स्ट MBT और मुख्य केंद्रीय क्षेप यानी कि MBT और MCT के बीच स्थित है लघु हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। लोअर हिमालय MBT और MCT के बीच है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का, ठीक है। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरीय मैदान का। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमात से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी एवं इम्फाल बेसिन इसके उत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन हैं, ये कथन गलत है, ठीक है। सही उत्तर को चुनना है। फिर है लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, सही है। बाह्य हिमालय शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं, यह भी कथन सत्य है। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन 1 जो है असत्य है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं गुफा कराल में मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से कथन 2 और 3 जो है इसका सत्य है। अगला है कि हिमालय के किस भाग पर करेबा भूआकृति पाई जाती है, ठीक है। करेबा, तो इसका जो उत्तर होगा ये कश्मीर हिमालय होगा, ठीक है। केसर की खेती का जो क्षेत्र है वो, तो इसे हम लोग पढ़े। हिमालय के कश्मीर हिमालय भाग पर करेबा भूआकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कांग्लोमेरेट अनुक्रम के रूप में पाया जाता है। यह क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध, जाफरान यानी कि केसर खेती के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब अगले प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय करेबा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद है कि नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नालागढ़ दून जो है सभी दूनों में सबसे बड़ा है। तो इसका जो उत्तर है ये गलत है, ठीक है। अगला है नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये सही है। देखिए आप मिलाइए A और C, देखिए A और C, तो ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अनुत्तरित नहीं कहा जा सकता है। तो आपके पास 3 विकल्प हैं, तो इसमें से देखते हैं। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, तो यह भी सत्य है। तो A, C और D, A, C और D देखें, ठीक है। तो ये है। इसमें क्या है, इसका हम विश्लेषण देखें तो कश्मीर हिमालय करेबा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी भाषा में करेबा का अर्थ क्या है, उठा हुआ टेबल भूमि, ठीक है। यहाँ असंगठित से अर्ध संगठित सैंड क्ले कांग्लोमेरेट का निक्षेप पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में चंडीगढ़, कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरिके दून एवं कोटा दून स्थित है। देहरादून सभी दूनों में सबसे बड़ा दून है, जिसकी लंबाई लगभग 35 से 40 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ पर 22 से 25 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये है। फिर नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल हिमाचल के अंतर्गत आता है। NCERT के अनुसार देखें तो नामचा बरवा पर्वत की स्थिति भारत में है, जबकि कुछ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्रोत के अनुसार नामचा बरवा की स्थिति तिब्बत चीन में है, ठीक है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। अगला है कि कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है, तो तिब्बत वाले क्षेत्र में अवस्थित है। अगला है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक है चोओ लोत्से, अन्नामलाई, सिरुमाली, ये हिमालय पर्वत श्रेणी के भाग के बारे में बताई जा रही है। तो अन्नामलाई तो होगा नहीं, ठीक है। तो 3 को आप हटा सकते हैं, 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अगर एक भी अगर आपको सही से पता हो तो आप जवाब दे सकते हैं। अन्नामलाई की पहाड़ी जो है वो नीचे दक्षिण भारत की तरफ है, तो ये है। देखिए चोओ लोत्से,
हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखलाएं, जबकि अन्नामलई एवं सिरोमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, देखो गारो, खासी, जयंतिया आपने सुना होगा। ठीक है, भुवन पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। ठीक है, तो सीधे सीधे प्रश्न हम शुरू करते हैं। इसमें है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका उत्तर जो है वो अरावली पर्वत है। ठीक है, अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान के एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर, कुछ प्रमाणिक स्रोतों से 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। ठीक है, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल यानी प्रोटेरोजोइक ईयान में हुआ था, जो लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व का माना जाता है। ठीक है, यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वो गुरु शिखर है 1722 मीटर की। अगला है कि भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में कौन सबसे पुरानी है। तो अरावली है। ठीक है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम है। तो अरावली है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है कौन सी। अरावली। देख रहे हैं कितनी बार रिपीट हो रही है प्रश्न। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है। तो 570 मिलियन वर्ष। देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन रेजिड्यूअल पर्वत का उदाहरण है। तो अरावली। ठीक है, रेजिड्यूअल का मतलब हुआ अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी। ठीक है, अनाईमुडी या अनामुडी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। अगला है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अनाईमुडी है। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनाईमुडी है। सेम उसी प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। देख रहे हैं ये प्रश्न को सीधा रिपीट किया जा रहा है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो सतपुरा की पर्वत श्रेणी है। सतपुरा पर्वत श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा नदी है तो दक्षिणी भाग में तापी नदी है। तो नर्मदा और तापी के बीच जो है वो सतपुरा की पहाड़ी है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का क्रम दिया गया है। ठीक है, तो इसका हम सही क्रम विश्लेषण में देख लेते हैं सीधे। देखिए, नल्लामलई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ जिलों में विस्तृत है। ठीक है, नल्लामलई ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, नल्लामलई कृष्णा और पेन्नार नदी के बीच। फिर उसके बाद है जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिश्रण पर अवस्थित हैं। अन्नामलई पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये कौन सा हो गया। पहला तो नल्लामलई। ठीक है, इसके बाद है जवादी, इसके बाद है नीलगिरी और उसके बाद है अन्नामलई। ठीक है, अन्नामलई यहाँ जो दिया गया है उसमें सबसे दक्षिण में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दिए गए उच्चावच आकृतियों का अगर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम लगाएं तो महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पर्वत श्रृंखला और खासी पहाड़ियाँ हैं। महादेव मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। ठीक है, इसके पूर्व में छोटा नागपुर श्रेणी तथा सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में मिलता है। तो पढ़ा था हमने, ऊपर ही पढ़ा है नीलगिरी पहाड़ी में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, लगभग 2637 मीटर जो है यह इसकी ऊंचाई है। अगला है कि इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के बीच जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री और पूर्वी घाट के बीच है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के सह्याद्री, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। अतः स्पष्ट है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के श्रेणियों के बीच स्थित है। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेट्टा यानी कि लगभग 2637 मीटर ऊंची है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फिर उसके बाद डोडा बेट्टा चोटी कहाँ स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, बार बार रिपीट किया जा रहा है प्रश्न। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ की पहाड़ी कौन सी है। नीलगिरी पहाड़ियाँ है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्तर पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के दक्षिण भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्तर पर स्थित है। ठीक है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह कौन सी है। तो तमिलनाडु।
भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? रमन सागर पर्वत। ठीक है, ये उस समय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा शायद, ये 1995 में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की, जिसमें से एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में, ठीक है, सागर में सागर कान्या, तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक सीवी रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 का नाम पनिक्कर और वाडिया के नाम से रखा गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें से देखिए तो इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। ठीक है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, 2695 मीटर। ठीक है, जो दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तापी नदी सतपुरा के दक्षिण में बहती है। तापी नदी जो है सतपुरा के दक्षिण में बहती है। ठीक है, 2 समांतर भागों के फैलाव से रिफ्ट घाटी या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ संकरी होती है। नर्मदा, दामोदर, तापी नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दिया गया है, आप समझ सकते हैं। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ठीक है, तो वह है देखिए अजंता में। अरावली के बारे में आपको पता होगा, सतपुरा के बारे में पता है, सह्याद्री के बारे में भी पता है कितना विस्तार है। अजंता श्रेणी जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में है और अन्य का जो है विस्तार आप देख सकते हैं कई राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सह्याद्री कही जाती है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम जो है लगाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो होगा, सबसे इसका विस्तार हम देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम देखें तो सतमाला पहाड़ियाँ, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद है कैमूर पहाड़ियाँ, मध्य प्रदेश से बिहार तक फैला हुआ है। फिर नागा पहाड़ियाँ और पीर पंजाल जो है वो सबसे उत्तर में होगा। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो ये तो आप लगा सकते हैं। ये अगर सबसे ये कहा जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए, तो दक्षिण सबसे दक्षिण क्या हुआ? सबसे नीचे, और सबसे उत्तर मतलब सबसे ऊपर। तो लास्ट में ये लिखाएगा, तो लास्ट में तो ये है, तो आप ऐसे भी मार सकते हैं। ठीक है, कार्डोमम पहाड़ी जिन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है वह कौन सा है? तो केरल और तमिलनाडु। कार्डोमम की पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। कार्डोमम की पहाड़ी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है कार्डोमम पहाड़ी भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसे इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका नाम येलामाला है? ठीक है, येलामाला है, तो कार्डोमम पहाड़ी का नाम येलामाला। येलामाला शब्द का शाब्दिक अर्थ है इलायची पहाड़ियाँ। यह मसाले इलायची की व्यापक खेती के कारण कार्डोमम पहाड़ियों का परंपरागत नाम है। ठीक है, शिवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ठीक है, तो महाराष्ट्र में स्थित है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में फैली, जबकि मांडव पहाड़ी गुजरात राज्य में विस्तृत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि मांडव पहाड़ी जो है गुजरात में है, यहाँ पर महाराष्ट्र दिया गया है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी आप देख लें, शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, नल्लामलई आंध्र प्रदेश में है, गढ़जात उड़ीसा में है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। सही सुमेलित कौन सा है? कार्डोमम कोरोमंडल तट पर। ठीक है, तो ये देखें, उसके बाद जो है ये मालाबार तट, कोरोमंडल तट, ये आप देखें तो ये कथन गलत है। इसके बाद देखिए कैमूर पहाड़ी जो है कोंकण तट, ये भी गलत है, ये मध्य प्रदेश से बिहार तक फैला हुआ है, ये गलत है। महादेव पहाड़ी जो है वो आपको कहें कि मध्य भारत में है, ये सही है। और मिकिर पहाड़ी जो पूर्वोत्तर भारत में है, ये सही है। देखिए, कार्डोमम पहाड़ी केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा का नाम दिया गया है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट रेखा को नाम दिया गया है। तो महादेव पहाड़ी मध्य भारत के मध्य प्रदेश में, और मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत जो है असम में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगला है महादेव पहाड़ी जो है वो किसका भाग है? सतपुरा का भाग है। महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुरा का भाग है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ कहाँ है? सतपुरा रेंज में। ठीक है, धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1352 मीटर है, जो सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है या पंचमढ़ी में स्थित है। अगला है रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो देखें, रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। इसके अलावा रामगढ़ या रामगिरी की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है, जो कि मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी, ई तीनों ही हो सकता है। ठीक है, खैर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो इसका आप याद रखेंगे 1365 मीटर है।
ये गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, इस शिखर पर संवेद शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ये पारसनाथ पहाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गारो कहाँ है? तो मेघालय में स्थित है, ये देखना है। फिर उसका मिरी, फिर कोल्लई मलाई और डालमा। ठीक है, यहाँ आप मिलान करने के लिए देखें तो देखिए गारो जो है वो गारो मेघालय में स्थित है, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में और डालमा वो झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे है पश्चिमी घाट के संबंध में विचार करना है। यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। ठीक है, यह भी सत्य है। और इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित होता है, यह भी सत्य है। पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समानांतर 1600 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरिप तक पाया जाता है। यह भ्रंशोत्थ यानी ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसमवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खरा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमाया क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट जो है मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित है। तो अगला प्रश्न है कि कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल तो ये पालनी पहाड़ी में स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? तो इसे देखें, इसका सही उत्तर है मुकुंदरा पहाड़ी। राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ी कोटा एवं झालावाड़ के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ठीक है, पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, इसका उत्तर होगा सलहेर। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के समानांतर उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिंकरामगट्टा, मधुगुलाकोंडा आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, तो एक दो भी अगर पता हो तो आप इसे मिलान कर सकते हैं। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में मिलान कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है अनाईमुड़ी। तो ये सी का 2 आप देखें, सी का 2 एक ही है, तो इसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ए का 3 अनाईमुड़ी। ठीक है, इसके बाद बी का 4 सारामती, सी का 2 ये ठीक है, और तमिलनाडु दोदा बेटा। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए कि मध्य भारत के स्थित पहाड़ियों का जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्रम देखें। तो देखिए इसमें जो मध्य भारत में अगर देखेंगे तो सबसे पहले है सतपुरा, इसके बाद महादेव, इसका मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर। ठीक है, सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सतपुरा क्षेत्र के स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूरब की ओर अगर स्थित दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो देखिए इसका क्रम है बड़वानी की पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी और मैकाल श्रेणी। ठीक है, बड़वानी, महादेव और मैकाल। कन्याकुमारी सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कन्याकुमारी सटी पहाड़ी है कार्डोमम की पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोदा बेट्टा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा शिखर, ऊंचा शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डोमम की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डोमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी है। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डोमम हिल सह्याद्री में ही स्थित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें तो उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर कहा जाता है। ये देखें तो इसमें है उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाट के स्थानीय तौर पर इस प्रकार कहा सकता है। पहले सह्याद्री, ठीक है, फिर नीलगिरी, फिर अन्नामलाई, फिर कार्डोमम हिल्स। आगे है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? ठीक है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गुजरात गिरनार में जो है स्थित नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ी भारत के केरल राज्य इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल्स स्टेशन के पास है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि मतलब ये पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका हम ये विश्लेषण देखें तो ये है कि बटेश्वर पहाड़ी जो है वो बिहार के भागलपुर में स्थित है। बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। चीन श्रृंखला मणिपुर, यह मुख्यतः म्यांमार से मणिपुर तक फैला है। धोसी पहाड़ी हरियाणा में है। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सह्याद्री की संगम पर है, तो ये कथन जो है गलत है। फिर उसके बाद ये सभी कथन जो है वो गलत है, तो सही क्या है हम इस पर बात कर लेते हैं। लिखा है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ विंध्य और सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मिलन बिंदु है। ठीक है, इसके बाद देखिए तो बिली गिरिरंगन, ठीक है, बिली गिरिरंगन पहाड़ी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित एक पहाड़ी श्रृंखला है जो तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है, जबकि सतपुरा श्रेणी के पूर्वी भाग पर मैकाल पहाड़ियाँ हैं। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। शेषाचलम पहाड़ी दक्षिण आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा है, अतः ये कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब है अलबामा हिल कहाँ स्थित है, तो बीजापुर के अपलैंड के दक्षिण में। ठीक है, तो कुल मिला के हमने अभी तक ये सब देखा। कुछ और वीडियो हैं जिसके माध्यम से हम लोग शेष करेंगे। पर्वत चोटियाँ, ये चौथा आप देखें। इसमें हम लोग प्रश्न कोश में चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि उपयुक्त युग्मों में से कौन सही है। जैसे नामचा बरवा जो है गढ़वाल हिमालय में है, ये गलत है, आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ है। उसका नंदा देवी कुमायूं हिमालय में है, ये सत्य है। और नौकरेक जो है वो हिमालय में है, ये जो है ये भी आपका गलत है। तो चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। नामचा बरवा पर्वत शिखर तिब्बत चीन में अवस्थित है। नोट एनसीईआरटी के अनुसार नामचा बरवा की स्थिति भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, अतः यह गढ़वाल हिमालय में स्थित नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरा देखें तो नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से दो शिखर है, नंदा देवी पश्चिमी, नंदा देवी पूर्वी। ठीक है, देखिए पश्चिमी की जो ऊंचाई है वो अधिक ऊंची है 7817 मीटर, और नंदा देवी पूर्वी की जो ऊंचाई है वो 7434 मीटर है। इनमें से नंदा देवी पश्चिमी चमोली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय का पर्वत शिखर है, जबकि नंदा देवी पूर्वी जो है वो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के सीमा पर स्थित है, जो कुमायूं हिमालय पर्वत का शिखर है। चूँकि प्रश्न में केवल नंदा देवी शिखर पूछा गया है, अतः ये दो जो है आपको सही दिया गया है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे की बात करें तो सिडनी बुराड़ के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार भी नंदा देवी कुमायूं हिमालय का पर्वत शिखर है, ये तो है। नोकरेक शिखर जो है गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। यह हिमालय, ये सिक्किम हिमालय का पर्वत का शिखर नहीं है, ये गारो पहाड़ी श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। चलिए अगला है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है, इसका उत्तर है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है तथा नेपाल एवं तिब्बत में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई इतना घोषित की है। तो यहाँ पर नेपाल भी दिया है और तिब्बत भी दिया है। अगला है कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो माउंट एवरेस्ट आप जानते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता पाई, तो बछेंद्री पाल इनका नाम है, तो इन्होंने 1984 में सफलता पाई थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला की अगर बात करें तो यहाँ पर जुंको तेवई। ठीक है, जुंको तेवई ये एक जापानी पर्वतारोही है, इन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर समझे। ये प्रथम भारतीय महिला, तो प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल, लेकिन अगर प्रथम महिला कहा जाए तो जुंको ताबेई है, वो जापान की है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली विश्व की प्रथम महिला पर्वतारोही संतोष यादव है, भारत के एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन सी है, संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गाडविन ऑस्टिन या K2 जिसे काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है, यह भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ठीक है, यहाँ दिए गए विकल्पों की बात अगर करें तो हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वत की ऊंचाई और देश को देखें इस प्रकार से, तो माउंट एवरेस्ट इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, नेपाल एवं चीन में अवस्थित है। गाडविन ऑस्टिन ये भारत में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कंचनजंगा 8598 मीटर, यूनेस्को के अनुसार देखें तो इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, तो ये भारत नेपाल में अवस्थित है। मकालू 8485 मीटर, ये एनसीईआरटी में देखें तो 8481 मीटर है। मकालू ये नेपाल में है। स्पष्ट है कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, चूँकि गाडविन ऑस्टिन विकल्पों में नहीं है, इसलिए जो है आपका ए होगा। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई जो है 8448.86 मीटर घोषित किया था। अगला है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में है और नेपाल में भी है। अगला है निम्न में से सही क्रम
क्या है, ठीक है। सबसे ऊंची कौन है, इसी प्रकार से तो आपने ऊपर जो देखा उसके हिसाब से देखें तो सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट, फिर गार्डविन ऑस्टीन और कंचनजंगा, इस प्रकार से अवरोही क्रम में, ठीक है। चलिए, नंदा देवी चोटी किसका पार्ट है, तो हमने पढ़ा है कि यह गढ़वाल हिमालय का ही भाग है। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च, K2 8611 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर के अनुसार, तथा नंगा पर्वत के बाद ये चोटी है नंदा देवी। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। सिडनी बुराइड के हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के अनुसार नंदा देवी कुमायूं हिमालय का भाग है, जबकि भौगोलिक रूप से यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो नंगा पर्वत है। नंदा देवी स्थित कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी शिखर बृहत हिमालय पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियाँ हैं, गारो पहाड़ी, नंदा देवी, कामेत, K2। तो ये पूरब से पश्चिम को दर्शाना है, तो किस प्रकार से आप दर्शाएंगे वो देखें। तो देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी लोकेशन पता है तो आप लगा सकते हैं। इसमें आप देखिए सबसे अंत में जो है आप किसको लगाएंगे, ठीक है। सबसे अंत में आप देखिए प्रश्नगत, आप देखिए गारो पहाड़ी जो है, नंदा देवी, कामेत, K2, इस प्रकार से सही उत्तर का विकल्प जो है वो आप देखिए गारो पहाड़ी कहाँ है, तो ये मेघालय में है, ठीक है। नंदा देवी और कामेत उत्तराखंड में है और K2 लद्दाख में है, ठीक है। तो अगर इतना पता हो तो आप आराम से इसका उत्तर लगा सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पूरब से पश्चिम, ठीक है, यानी कि इधर से इस तरह से लगाना है। तो आपको पता है कि जो इधर से है पहला नंबर पर गारो पहाड़िया जो है ये कहाँ है, ये मेघालय में स्थित है, गारो खासी जयंतिया। इसके बाद देखें तो अब देखिए इतना से ही स्पष्ट हो जा रहा है, ठीक है, कि सबसे पहले स्थान पर। तो प्रश्न तो इतने से बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हमको और जानना है तो देखिए नंदा देवी और कामेत जो है वो कहाँ है, तो वो आपका उत्तराखंड में है, और K2 जो है वो लद्दाख में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है, गुरु शिखर की बात हो रही है, और ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। मैं आपको बता दूं, इसका उत्तर होगा राजस्थान, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है गुरु शिखर की। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो कुंभलगढ़, ठीक है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं है। विकल्प में क्या है, कुंभलगढ़ दिया है, तो कुंभलगढ़ इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। ऊंचाई के अनुसार ये क्रमबद्ध करना है। तो देखें, तो आपको पता है ये अवरोही क्रम है। अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम। तो आप समझ सकते हैं कि घटते हुए क्रम में यहाँ पर सबसे कम कौन सी इसकी ऊंचाई होगी। देखिए अनाईमुड़ी, ये 2695 मीटर, ठीक है। इसके बाद गुरु शिखर की बात करें तो 1722 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर, और पंचमढ़ी ये 1067 मीटर है, ठीक है। तो आप मोटे तौर पर ये क्रम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अनाईमुड़ी आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, और पश्चिमी घाट की बात करें खास करके तो अनाईमुड़ी सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो 2695 मीटर इसकी ऊंचाई, और इसी प्रकार से गुरु शिखर और महेंद्रगिरी पंचमढ़ी है। आगे है, निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो देखिए पूर्व से पश्चिम कहा जा रहा है, तो पूरब में सबसे पूरब में जाइए तो नामचा बरवा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और तिब्बत में है, तो ये है कंचनजंगा। सिक्किम, भारत सिक्किम और ये नेपाल में है, और नंदा देवी जो है आपको उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है, ठीक है। ये देखिए कामेत हो, त्रिशूल हो, नंदा देवी हो, सब भारत में स्थित है। गोसाई थान जो है वो नेपाल में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाई थान जो है वो तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अधोलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ पर है कोडाई कनाल, अन्नामलाई पहाड़ी में नहीं बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। कोडाई कनाल यहाँ जो देख रहे हैं, कोडाई कनाल अन्नामलाई में नहीं है बल्कि कहाँ है, पालनी पहाड़ी में स्थित है। एक तो ये है पालनी पहाड़ी पश्चिमी में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यह उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में अवस्थित है। शिमला जो है ये कहाँ है, पीर पंजाल में नहीं बल्कि धौलाधर में स्थित है। इसका मतलब दो यहाँ पर उत्तर जो है ये गलत है। मतलब इसमें इसके विकल्प को अगर देखें तो बी और डी दोनों विकल्प इसके यहाँ पर इसके हिसाब से सत्य होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। एक तो गुरु मंदाता और दूसरा है ये कौन सी अवस्थित नहीं है। तो पूर्ण रूप से अगर बात करें तो कामेट और नंगा पर्वत जो है वो भारत में अवस्थित है, लेकिन गुरु मंदाता और नामचा बरवा ये कहाँ है, भारत में अवस्थित नहीं है।
गुरला मंधाता पर्वत शिखर भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी तिब्बत में, नेपाल के उत्तर पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो नेपाल में है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तिब्बत में अवस्थित है। एनसीईआरटी के अनुसार ये भारत में है। इसी प्रकार गुरला मंधाता, नामचा बरवा, ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट या कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अवस्थित है। इस प्रकार इस प्रश्न के 2 विकल्प सही हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार दिए गए विकल्प में केवल गुरला मंधाता नेपाल में अवस्थित है, जबकि अन्य भारत में अवस्थित है। खैर, आगे बढ़े। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? तो धौलागिरी जो है वो नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो इसका उत्तर का ये हो सकता है। तो नामचा देखिए, एनसीईआरटी को ही मतलब मानक यहाँ रखा गया है, तो नामचा बरवा को हमेशा अरुणाचल प्रदेश का भाग बताया गया है। तो इसी हिसाब से अगर प्रश्न आए तो हम लोग इसका उत्तर देंगे। ठीक है, अगला है गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो ये गौरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई जो है 1225 मीटर है। ठीक है, गौरलाटा चोटी सामरी पाट में है। अगला है, यहाँ पर देखें कि तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर मैच करना है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से है। तो आप देखें गुरु शिखर की अगर बात करें तो गुरु शिखर कहाँ है? तो ये देखिए, पहले तो तमिलनाडु का डोडा बेट्टा चोटी, ये हम मारेंगे A का 4। ठीक है, तो A का 4 अगर देखें तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये है और एक ये है। ठीक है, डोडा बेट्टा। और फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सारामती, नागालैंड सारामती चोटी जो है C का 2 होगा। तो C का 2, तो एकमात्र यही विकल्प है। तो इसका उत्तर जो होगा वो D होगा। ठीक है, देखें तो इसका विश्लेषण देखें। तमिलनाडु का डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान का गुरु शिखर, अरावली की ऊंची चोटी है। उसके बाद है नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखें तो यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं। तमिलनाडु डोडा बेट्टा, तमिलनाडु डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़, इस प्रकार से। तो बैक टू बैक ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस इसमें पूछा गया और यहाँ भी प्रीलिम्स में पूछा गया 21 और 25 में। आगे बढ़ते हैं। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यह कथन जो है सत्य है। यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। तो यह कथन जो है वो गलत है। ठीक है, त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसमें सबसे ऊंची चोटी त्रिशूल 1 की ऊंचाई 7120 मीटर है, जबकि त्रिशूल 2 की ऊंचाई 6690 मीटर है। त्रिशूल 3 की ऊंचाई जो है वो 6008 मीटर है। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। ठीक है, त्रिशूल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घाटियों के बारे में हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है। ठीक है, तो इसका हम लोग जो है विश्लेषण देखें तो कश्मीर घाटी भूगर्भिक दृष्टि से मूलभूत रूप से विवर्तनिकी घाटी है। यह घाटी जांस्कर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के बीच अवस्थित है। ठीक है, यह घाटी बाद में हिमानी जलोढ़ तथा बायुड प्रक्रम द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप वर्तमान स्वरूप में विद्यमान है। आयोग द्वारा विकल्प C को सही माना गया था, अपर्दन जन्य। ठीक है, जबकि सही विकल्प जो है D भी हो सकता है, विवर्तनिकी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कश्मीर घाटी जो है वो किस प्रकार की है। तो विवर्तनिकी घाटी भी है भूगर्भिक रूप से। ठीक है, और उसके बाद देखें तो अपर्दन जन्य भी है। अगला है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे क्या है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नेशनल पार्क में ये अवस्थित है। फिर देखें यहाँ पर जो है एक तरफ घाटी और दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया है, तो हम इसका विश्लेषण ही पढ़ लेते हैं सीधे तौर पर। देखिए मरखा घाटी देखें तो लद्दाख प्रश्नकाल में जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से मरखा घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ठीक है, तो एक तो ये है। फिर जोकू वैली भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड एवं मणिपुर में जफू पर्वत के पीछे अवस्थित है। ठीक है, फिर सांगला घाटी की बात करें तो सांगला घाटी किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों से घिरी हुई है और इस घाटी से होकर बसपा नदी जो है वो प्रवाहित होती है। तो सांगला घाटी ये है। और युथांग या युमथांग घाटी अगर बात करें तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से चाहे तो मिलान कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर एक दिया कथन में विचार करना है और सही कौन सा है उसको देखना है। लिखा है कि मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में है। ठीक है,
तो ये कथन देखा जाए तो ये कथन गलत है। ठीक है। दूसरा है कि मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पत्थरक डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है। पत्थरक डाबू डाबू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है। तो ये सत्य है। और कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, तो ये भी सत्य है। ठीक है। इसका विश्लेषण देखिए तो शांत घाटी या मौन घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, न कि नल्लामलाई पहाड़ी में स्थित है। इसलिए कथन एक जो है गलत है। केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण सीमा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर कुंती नदी पर पथरक डाबू जल विद्युत परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। अतः दो सही है। कुंती नदी जो है भरतपूजा नदी की उप सहायक नदी है, जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है। तो इस प्रकार से है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में जो है साइलेंट वैली है। फिर आगे देखें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कौन सी है। तो यहाँ पर देखें, इसमें आपका तीनों कथन सत्य है। गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी। ठीक है। तो ये तीनों कथन सत्य है। आगे है सक्सगाम घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो अगर देखें तो इसका दोनों सत्य है। पहला तो यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है। ये पीओके का हिस्सा है। इसके बाद देखिए तो भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज कराया है। तो ये भी कथन सत्य है। यहाँ पर देख सकते हैं वर्ष 1963 में हस्ताक्षरित तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते के तहत पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्रों में से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सक्सगाम घाटी में 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया गया। यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ने सक्सगाम घाटी में चीन के निर्माण गतिविधियों का कड़ा विरोध किया है। भारत सरकार ने इस सीमा समझौता को कभी भी मान्यता प्रदान नहीं किया और लगातार कहा कि यह अवैध और अमान्य है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न एवं अविभाज्य हिस्सा है। अतः दोनों कथन सत्य है। अंतिम प्रश्न है, ठीक है, इस अध्याय का कि मणिपुर, यानी ये देखें प्रश्न को फिर से, निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मोलेसिस बेसिन, तो ये मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। यह नरम असंगठित निक्षेपों से बना होता है। तो याद रखेंगे ये मिजोरम है, जिसको मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं दर्रों के बारे में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न है इसमें दर्रों के विषय में, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, तीनों सत्य है। सेला जो है, सेला पास आप देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो पाल घाट जो है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच जो है आपका पाल घाट है। इसके बाद है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, ये दोनों सही है। इसके बाद देखें तो भोर घाट जो है वो भोर घाट यहाँ गलत है, ये महाराष्ट्र में है। पाल घाट केरल में है, ये सत्य है। और इसके बारे में देख लें, भोर घाट हिमाचल प्रदेश में नहीं, महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। इस दर्रे से होकर मुंबई पुणे हाईवे एवं रेल मार्ग गुजरता है। यह करजत और खंडाला के बीच स्थित है, याद रखेंगे। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है तो थाल घाट, मोहर घाट, पाल घाट, ये तीनों जो है ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। यह पाकिस्तान अफगानिस्तान को जोड़ता है। ठीक है। चलिए अगला है कि पश्चिम घाट के विभिन्न दर्रों, जिसे घाट कहा जाता है, उत्तर से दक्षिण सजाना है। तो देखिए आपने अभी पढ़ा है कि भोर घाट यहाँ पर ये पहले होगा थाल घाट। ठीक है। थाल घाट, फिर भोर घाट और ये पाल घाट। ठीक है। इसमें आपको पता है कि ये जो केरल में, अच्छा विश्लेषण इसका देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दर्रों का घाट जो है सही क्रम थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट है। ठीक है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। भोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, जो करजत और खंडाला के बीच स्थित है। यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग गुजरता है। और पाल घाट दर्रा को पलक्कड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। केरल तमिलनाडु सीमा के पास में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड के लिए रेल और सड़क मार्ग गुजरती है। ठीक है। तो ये थी थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की कहानी। चलिए आगे है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर लिपू लेख जो है वो लिपू लेख दर्रा, आपको पता है कि कितना विवादास्पद रहा है लिपू लेख दर्रा। बाकी देखिए सिप किला हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, जोजिला पास जो है वो कश्मीर में है।
देखिए लिपुलेख दर्रा जो है भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, न कि उत्तर प्रदेश में। अतः जो है 31 अक्टूबर 2019 से जो जिला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल जिले में अवस्थित है। ठीक है, तो ये है। आगे आगे देखें तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सिनला ये उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला पास जो है वो सिक्किम में है। शिव किला हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन जोजिला जो है वो अभी हमने देखा ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि अभी लद्दाख में स्थित है, पहले जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, अगला है इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नाथुला पास मेघालय में नहीं बल्कि सिक्किम में है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं शिव किला हिमाचल में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू कश्मीर और वर्तमान में लद्दाख में है। ठीक है, और ये नाथुला पास जो है, नाथुला पास ये भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, जो कि चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुम्बी वैली में खुलता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह की के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए लिपुलेख जो है लद्दाख में है, लिपुलेख लद्दाख में नहीं है, समझे। तो ये जो है ये कथन जो है गलत होगा। नाथुला पास सिक्किम में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, शिव किला हिमाचल में, तो ये सही है। तो आप इस हिसाब से यहाँ देख सकते हैं केवल एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ये देखें, इसका थोड़ा सा विस्तार हम देख लेते हैं। यह उत्तराखंड लिपुलेख दर्रा की बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद में भारत नेपाल चीन त्रि जंक्शन के समीप स्थित है। ठीक है, अतः हाँ, उसके बाद देखिए नाथुला की बात करें तो यह सिक्किम राज्य में भारत चीन सीमा पर स्थित है। बोमडिला की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिला में स्थित है। और शिव किला दर्रा की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत तिब्बत सीमा पर स्थित है। चलिए नाथुला किस राज्य में स्थित है। नाथुला पास सिक्किम में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। तो आपको पता हो लेह जाने का रास्ता जो है वो जोजिला पास से है। जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, याद रखें, जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को श्रीनगर जोड़ता है। ठीक है, जबकि शिव किला है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, जोजिला सुरंग ये प्रश्न पूछा गया था 17वीं में। जोजिला सुरंग जो है वो किसे जोड़ता है तो श्रीनगर एवं लेह को जोड़ता है। ठीक है, चलिए जोजिला सुरंग भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के सोनमर्ग कारगिल खंड पर निर्माणाधीन सुरंग है, जो श्रीनगर कारगिल लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के नीचे गांदेरबल जिले के सोनमर्ग जम्मू कश्मीर और कारगिल जिले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास के मध्य बनाई जा रही है। यह सुरंग श्रीनगर और लेह के मध्य प्रत्येक मौसम में सुनिश्चित सड़क संपर्क को जो है उपलब्ध कराएगा। अगला है कि वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है। ठीक है, तो कौन खोला गया है तो ये नाथुला दर्रा है, इसे खोला गया है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच मुख्य रूप से तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान बंद किए गए नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार विस्तार के उद्देश्य से 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। वर्ष 2020 में कोविड महामारी के दौरान नाथुला दर्रे से भी व्यापार बाधित हुआ था। ठीक है, अगस्त 2025 में इसे पुनः खोलने पर सहमति बनी है। ठीक है, तो ये नाथुला पास की बात हम लोग कर रहे थे। चलिए ये भी आसान प्रश्न है, आप लगा सकते हैं यहाँ पर। बनिहाल जो है वो जम्मू कश्मीर में है, नाथुला पास सिक्किम में है, नीति माना ये सब जो है उत्तराखंड में है, और शिव किला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि शिव किला हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से आप देखें, इसका विश्लेषण हम पढ़ लेते हैं। बुमला अरुणाचल प्रदेश, देखिए बुमला अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला और बुमला दोनों अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे, दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। फिर जेलेपला सिक्किम में, मुलिंगला उत्तराखंड में, मुलिंगला उत्तराखंड में और शिव किला हिमाचल में। इसी प्रकार से यहाँ पर देखें माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम में, जोजिला जम्मू कश्मीर में, शिव किला हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जेलेपला सिक्किम में सुमेलित है। ठीक है, माना और नीति उत्तराखंड में है। ठीक है, इसके बाद देखें तो शिव किला आपको पता होगा हिमाचल में है, बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये सत्य है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। जेलेपला दर्रा पूर्वी सिक्किम को ल्हासा से मैंने तिब्बत से जोड़ता है। गढ़वाल की पहाड़ियों में तिब्बत को जोड़ने वाले 2 दर्रों नीति और माना है। ठीक है, इसके बाद तिब्बत को जोड़ने वाले शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। बोमडिला और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, स्पष्ट है कि शिव किला जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सही सुमेलित इसमें से नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है। चलिए ये तालिका जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तालिका है, इसे अगर देख लेंगे, अगर इसे याद कर लेंगे तो लगभग आपके सारे प्रश्न इससे हल हो जाएंगे दर्रे से संबंधित। चलिए खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, अधिल्ला, ये सभी जो है ला का मतलब यहाँ पर दर्रा होता है। ठीक है, पासेस ला।
तो इसलिए लाल लगा है। खारदुंगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, अधीला, ये सभी जो है लद्दाख में। पीर पंजाल बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। शिव किला रोहतांग बारालाचा यांगजी, शिव किला रोहतांग बारालाचा यांगजी ये हिमाचल में है, ठीक है। दीवान भावा, पारंगला, मणिरंग, ठीक है, ये सभी जो है हिमाचल में ही है। शिव किला रोहतांग बारालाचा यांगजी, यांगजी दीवान, ये जो है ना यांगजी दीवान, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो कभी आएगा भी, ठीक है। यांगजी दीवान, भावा, पारंगला, मणिरंग, ठीक है। शिव किला रोहतांग बारालाचा यांगजी दीवान, भावा, पारंगला, मणिरंग ये सभी हिमाचल में है। उत्तराखंड के विभिन्न दर्रों को देखें तो मोलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगड़ी, भिंगरी, नामा, रालाम, धूरा, सिनला, ये सभी जो है वो आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। नाथुला जेलेपला सिक्किम में है। सेला, बोमडिला, यांग्याप, दीफू और पांगसाड़ी ये सभी अरुणाचल प्रदेश में है। तुजू जो है, तुजू दर्रा ये मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है और पालघाट जो है वो केरला में है। तो इसमें अब तो कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन लिपुलेख कहाँ उत्तराखंड में अवस्थित है? तो लिपुलेख है, ठीक है। आपको जलेपला नाथुला के बारे में पता है। जलेपला नाथुला सिक्किम में है और शिव किला जो है हिमाचल प्रदेश में है। चलिए, लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है? लिपुलेख उत्तरांचल में है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नाथुला पास जो है वो अरुणाचल में नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और बाकी सब आपके जो है सभी सही है। नाथुला सिक्किम में है, लिपुलेख उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पालघाट केरल में है। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? तो हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा ये उत्तरांचल में है, ठीक है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में बद्रीनाथ शहर के पास स्थित है। अगला है किंगरी विंगरी नीति माना क्या है? ये सभी दर्रों के नाम हैं, ठीक है। किंगरी विंगरी माने कुंगरी भिंगरी नीति माना दर्रे हैं। नीति दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ने वाला हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है, जिसे चिरीबतिया या डुंगरीला भी कहा जाता है। इसी दर्रे में देवताल झील है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि ये पर्वत श्रेणियाँ हैं और इसको जो है सही क्रम में जो है वो पहचानना है, ठीक है। तो सही क्रम में पहचानने के लिए आप देखें तो सबसे यहाँ देखें पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर देखना है, तो यहाँ ऑप्शन देख करके आप बता सकते हैं। हालांकि हम इसका विश्लेषण पढ़ें। शिव किला हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला सिक्किम में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख उत्तरांचल में है, ठीक है। तो अतः इसका जो सही क्रम होगा सबसे पश्चिम में होगा शिव किला, फिर लिपुलेख, फिर नाथुला, फिर बोमडिला। अगला है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ठीक है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित अगर देखें तो निम्नलिखित विकल्पों में से नाथुला जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,140 फीट यानी कि 4,310 मीटर है। जोजिला की ऊंचाई जो है 11,650 फीट है। रोहतांग दर्रा यहाँ देखें तो 13,051 फीट है तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित दर्रा जो है वो यांगजी दीवान है। मैं इसी के बारे में बोल रहा था कि ये कभी आएगा यांगजी दीवान, ठीक है। तो यांगजी दीवान क्या है? सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है दर्रा है। इसकी ऊंचाई देखें तो 5,890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं दिया है, अतः जो है ई इसका उत्तर जो है ये माना गया है। अगला प्रश्न देखें तो ये ऊंचाई की बात कही जा रही है, ठीक है। तो ऊंचाई से आप जो है समझे, यहाँ देवसा जो है, देवसा इसकी ऊंचाई जो है 5,360 मीटर जो है ये इसकी ऊंचाई है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर रोहतांग दर्रा की बात करें तो 3,978 मीटर है, हिमाचल प्रदेश में है। फिर बारालाचा जो है वो 4,850 है मीटर, हिमाचल प्रदेश में है। बनिहाल 2,832 मीटर है, ठीक है। तो इस तरह से तो दर्रे से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने सबका विश्लेषण देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब है जो अगला टॉपिक है हिमरेखा और हिमनद, ठीक है। हिमरेखा और हिमनद प्रश्न कोश में आते हैं। तो इसमें क्या है कि हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है, तो इसका उत्तर है 4300 से 6,000 मीटर पूर्व में, ठीक है। हिमरेखा की औसत ऊंचाई महान हिमालय के उत्तरी भाग में 5500 से लेकर 6,000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4500 से लेकर 6,000 मीटर पर पाई जाती है। इस प्रकार पश्चिमी हिमालय की जो औसत हिम रेखा है वो 5800 मीटर पर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पर पाई जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई क्या है? तो किसी विशेष स्थान की वह ऊंचाई जिसके ऊपर वर्ष भर कुछ बर्फ जमी रहती है, ठीक है, हिम रेखा ऊंचाई कहा जाता है। तो उत्तराखंड के अलग होने के बाद उत्तर प्रदेश में हिम रेखा नहीं है, अतः कोई भी विकल्प जो है यहाँ पर सत्य नहीं है। तो देखिए इसी तरह के कुछ विवादास्पद प्रश्न जो है BPSC 17वीं में पूछा गया था, ठीक है। अगला है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद जो है
ये सियाचिन हिमनद, सियाचिन ग्लेशियर अक्साई चीन के पश्चिम, गिलगिट के पूर्व, लेह के उत्तर में तथा नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ अच्छी बात यह है, इस प्रश्न को काफ़ी ट्रिकी बनाया गया है। हालांकि दिखने में प्रश्न वन लाइनर लगता है, आपको एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए सियाचिन हिमनद का। ठीक है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। और बाकी अगर जगह से देखें तो देखिए अक्साई चीन के पश्चिम में, यहाँ पूर्व दिया हुआ है, अक्साई चीन के पश्चिम में है, गिलगिट के पूर्व में दिया है, यहाँ पर गिलगिट के उत्तर लिखा हुआ है, तो इस तरह से गिलगिट के पूर्व में दिया है, लेह के उत्तर में, लेह के पूर्व में यहाँ, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा प्रश्न है। निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? ठीक है, सबसे बड़ा है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये है 1056.42 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंगोत्री हिमनद है। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए हिमनदों की लंबाई अगर देखें तो गंगोत्री हिमनद 30 किलोमीटर है, रुंडुन हिमनद 19 किलोमीटर है, कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर है, केदारनाथ हिमनद जो है वो 14.5 किलोमीटर है। अतः सही जो विकल्प होगा यहाँ बड़ा से तात्पर्य लंबाई से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है? तो सियाचिन। अभी हमने देखा भी, सियाचिन ग्लेशियर जो है विशालतम है। और इस प्रकार से देखिए आप देखिए ससाइनी काराकोरम लद्दाख में है, 17.85 किलोमीटर लंबी है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 33.51 वर्ग किलोमीटर है। गंगोत्री उत्तराखंड में है, 30 किलोमीटर की लंबाई है और 262.53 वर्ग किलोमीटर है। जेमू ये सिक्किम में है, इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है और क्षेत्रफल की बात करें तो 41.2 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, काराकोरम लद्दाख में अवस्थित है, 76.64 किलोमीटर लंबी है और 1056.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देखिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये 260 पृष्ठ के अनुसार अगर देखें तो ध्रुवों के अलावा दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो सियाचिन है, तथा इस दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है फेडचेंको ग्लेशियर है, जो पामीर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये भी याद रखेंगे, फेडचेंको ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगला है कि ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ट्रांस हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद जो है वो सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर ट्रांस हिमालय के काराकोरम रेंज में स्थित है और इसे इस क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर मानाता है। इस विशाल भौगोलिक क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश जैसी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ जो है वो शामिल है। अगला है कि चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला है कि हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों को पिघलने की गति सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर पिछले 50 वर्षों की तुलना में लगभग आधा हो गया है। ठीक है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो यह है मिलाम। ठीक है, मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से गौरी गंगा यानी जो काली गंगा की सहायक नदी है उसका उद्गम होता है। चलिए अब आगे है कि एक तरफ हिमनद है, दूसरी तरफ जो है नदी है, तो इससे मैच करना है। तो यहाँ पर जो है मतलब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। देखिए बंदरपूंछ जो है वो यमुना नदी से संबंधित है, बारासिगरी चेनाब से, मिलाम जो है गौरी गंगा, सियाचिन नुब्रा, जेमू तिस्ता। ठीक है, इस प्रकार विकल्प जो है आप देख सकते हैं। बंदरपूंछ है मिलाम हिमनद उत्तराखंड में, बारासिगरी जो है वो हिमाचल में, सियाचिन हिमनद जम्मू कश्मीर में, और जो है चूँकि अब तो लद्दाख हो गया है, तथा जेमू हिमनद जो है सिक्किम में है। मंदाकिनी नदी का स्रोत सुमेरु हिमनद है। ठीक है, सुमेरु हिमनद है। अगला है कि निम्नलिखित हिमनदी को उसकी लंबाई के घटते हुए क्रम में सजाएं। ठीक है, लंबाई के घटते हुए क्रम में सजाना है, तो इसमें सबसे लंबी जो है हिमनद उसमें नाम आता है हिस्पार का, उसका बियाफो, उसके बाद द्रांगद्रुंग, फिर सोनापानी, फिर बारासिगरी। ठीक है, तो कुछ प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर देखें तो हिस्पार की लंबाई जो है वो 48 किलोमीटर है हिस्पार, फिर बियाफो की लंबाई 54 किलोमीटर है, बारासिगरी की लंबाई 25 किलोमीटर है और सोनापानी की लंबाई 11 किलोमीटर है, तथा द्रांगद्रुंग की लंबाई जो है 23 किलोमीटर है। इस आधार पर हिमनदों की लंबाई के घटते क्रम को अगर देखें, ठीक है, ये घटते हुए क्रम है। तो यहाँ पर जो सबसे लंबी अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से है, यानी कि घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे लंबी सबसे पहले, यानी कि हिस्पार जो है, यहाँ देखिए हिस्पार, लेकिन कुछ जगह जो स्रोत है उसमें जो है वो गलत भी दिया हुआ है। खैर चलें, अब है पठार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी जो है आपको बता दें कि यह जो है पठार है ये आपका जो भौतिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे हैं उसी अध्याय का पार्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कोश में ही सीधे चलते हैं। इसमें है कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है।
ये किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस युग में हुआ है। कार्बोनीफेरस पार्मियन कल्प के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस कल्प के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ठीक है, इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस कल्प के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। ठीक है, चलिए अगला है कि मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? तो मेघालय का पठार जो है वो प्रायद्वीपीय खंड का ही विस्तार है। ठीक है, यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग में, ये याद रखेंगे, मालदा गैप द्वारा ये अलग हो गया है। अगला है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो किस काल में हुए हैं? तो ये याद रखेंगे, सेनोजोइक महाकल्प में। ठीक है, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों यानी कि सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण जो है वह सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। अगला देखें तो छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? ठीक है, इसका कारण है कि खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण हुआ है इसमें। ठीक है, धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थापन के लिए जाना जाता है। धनबाद में ज़्यादातर खराब एवं अनुपजाऊ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता है। पाँचवा है कि छोटा नागपुर पठार, ठीक है, एक क्या है? अग्र गंभीर है। ये क्या है? छोटा नागपुर पठार के विभिन्न ऊंचाइयों के पठार का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी घाट पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार के ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, तो यह एक अग्र गंभीर है। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग को जाननी चाहिए। अग्र गंभीर क्या है? आप सर्च करके आप इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्न चित्रों पर विचार करना है। इसमें A, B, C इस तरह से दिया है, ABCD, तो अंकित जो स्थान दिया है इसमें आपको पता करना है। तो देखिए, आपको पता है कि रिफ्ट वैली जो है, नर्मदा तापी जो रिफ्ट वैली है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर रिफ्ट वैली है। फिर उसके बाद है, देखिए इसका उत्तर जो है वो ये होगा। फिर बी में देखें तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। इसके बाद देखिए सी में देखें तो छोटा नागपुर पठार है, और डी देखें तो वर्षा छाया क्षेत्र है। वर्षा छाया क्षेत्र कौन सा है? तो ये डी वाला जो पोर्शन है ये वर्षा छाया क्षेत्र वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो सी है। चलिए अगला प्रश्न है कि अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्यन के बीच कौन सा है? तो मालवा का पठार है। ठीक है, अरावली एवं विंध्यन श्रृंखला के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली, दक्षिणी सीमा जो है विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा पठार अरावली और विंध्यन के बीच है? तो मालवा का पठार है। विंध्यन स्कॉर्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या है? भांडेर पठार है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण भाग को भांडेर पठार कहा जाता है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विंध्याचल के पृष्ठ ढलानों की ओर बृहत मैदान व कम ऊंचाई के पहाड़ व घाटियों तथा दक्षिण में भांडेर के पठार स्थित है। भांडेर पठार को अपनी खड़ी और ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में अवस्थित है। दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। हालांकि दंडकारण्य क्षेत्र का एक बहुत छोटा भाग मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। अगला है कि दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी पड़ता है, और इसमें तेलंगाना, महाराष्ट्र भी है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है ई होगा। अगला है कि दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भाग भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? ठीक है, तो खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है वो पुराना है। आपको पता है कि यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, यह अगला है कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखें, इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, यहाँ दिया है नदी के मैदानों से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। सही है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डोमम पहाड़ी प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाते हैं, तो ये भी सत्य है। ठीक है, चलिए इसका विश्लेषण हम लोग देख लेते हैं। नदियों के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार 600 से 900 मीटर ऊपर उठा हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार अनियमित त्रिकोण त्रिभुज आकार वाला कटा फटा भूखंड है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में दिल्ली अरावली का विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ, दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी आंगलांग पठार भी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, यह भारत के प्राचीनतम एवं स्थिर भूभागों में से एक है। अगला है कि प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है। इसमें है कि इस भूखंड की जो ऊंचाई है लगभग 1000 से 1500 मीटर है। दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई सामान्यतः पश्चिम से पूरब की ओर कम होती जाती है। ठीक है, उसके बाद देखें तो इसके पूर्व में गिर पहाड़ी तथा पश्चिम में राजमहल की पहाड़ी स्थित है। तो इसका विश्लेषण हम देखें तो इसमें
ये है, इसका 1 और 3 कथन सत्य है। नदियों के मैदान से 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोण आकार वाला कटाफटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई क्रम लगभग जो है 600 से 900 मीटर है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में कार्डोमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित करती है। सामान्य तौर पर प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूरब की ओर कम होती चली जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से भी मिलता है। सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रायद्वीपीय पठार का प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूमि और उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन के पठार पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो 1500 मीटर है। समुद्र तल से उच्च भूमि की औसत ऊंचाई जो है वो 700 से 1000 मीटर के मध्य है। ठीक है दोस्तों, तो ये पठारी भागों के बारे में हम लोगों ने देखा। अब आगे है तटीय भाग। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग प्रश्न कोश में बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो देखिए, औसत समुद्र तल नापा जाता है वो चेन्नई से, याद रखेंगे, चेन्नई तट से नापा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र फैला हुआ है? तो यह 12 समुद्री मील नॉटिकल माइल लगभग 21.9 किलोमीटर। ठीक है, भारत की आधार रेखा 12 नॉटिकल माइल तक के सागरीय जलीय क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर तथा इसके अंतिम सीमा को क्षेत्रीय सीमा कहते हैं। क्षेत्रीय सागर के आगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक के सागरीय जलीय क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक के सागरीय जलीय क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि EEZ कहा जाता है। इसके आगे का सागरीय जलीय क्षेत्र को उच्च सागर कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 नॉटिकल माइल तक। ठीक है, ये किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 नॉटिकल माइल तक होती है। अगला है कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो तट रेखा की कुल लंबाई लगभग 7500 किलोमीटर है। हालांकि जो आंकड़े हैं अब बदल गए हैं। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है तथा इसकी तट रेखा 7516.6 किलोमीटर लंबी है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 11,098.8 किलोमीटर है। अतः निकटतम पुराने आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो ये सही है, लेकिन अब जो है आप याद रखेंगे 11,098.8 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। तो ये देखें, यहाँ पर किसी से मैच नहीं कर रहा है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, देखिए नवीनतम आंकड़ा देखना जरूरी है। देखिए पुराने आंकड़े के अनुसार अगर देखें तो 7516.6 किलोमीटर है। नवीनतम आंकड़े जो है 11,098.8 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा पर कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो स्थित है। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा जो की लंबाई है वो गुजरात राज्य की है। ठीक है, विकल्प में देखें। और यहाँ गुजरात में अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये 1970 के दशक के आंकड़े हैं और यहाँ पर नवीनतम आंकड़े हैं। तो पुराने आंकड़े के अनुसार जो है 1214.7 किलोमीटर है और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2340.62 किलोमीटर है। महाराष्ट्र में देखें तो 652.6 किलोमीटर पहले था, अब जो है 877.97 किलोमीटर है। आंध्र प्रदेश में 973.7, अभी 1053.07। केरल में 569.7, अब जो है वो 600.15। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की समुद्री तट सबसे अधिक लंबी है? अभी हम लोगों ने देखा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? गुजरात। भारत में कितने राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं? कितने राज्य की बात कही जा रही है? तो 9 राज्य हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसे सूचित किया गया था? तो रत्नाकर नाम से सूचित किया गया था। ये भारतीय हिंद महासागर को, ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को ज्वेल ऑफ माइन कहा गया, यानी रत्नाकर कहा गया। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है कहाँ, किससे होता है? तो लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। ठीक है, समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इसमें सर्वाधिक जो तटीय अपरदन होता है वो लहरों से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर अब देखते हैं इसी में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट को देख लेते हैं। देखिए भारतवर्ष के पूर्वी एवं पश्चिमी तट। चलिए प्रश्न कोश की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार करना है। ठीक है, तो जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। ठीक है, ये 4 शहर हैं। ठीक है, और इन 4 शहरों को अगर देखें हम, ठीक है, तो यहाँ पश्चिमी तट पर स्थित उपयुक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहला है जंजीरा, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में। नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर स्थित जिले हैं, नगर हैं। ठीक है, दूसरा है कि आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे
वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सोनी सड़क और उजर तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। तो इस उक्ति में वर्णित स्थान है, ठीक है। तो ये तमिलनाडु तट की बात कही जा रही है, ठीक है। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जियोन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। देखिए नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान से देखिए, ठीक है। भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग क्या द्योतित करते हैं? तो ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा, ये यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, ये अंतर्जलीय उच्चावच रेखा जो है वो बताया जाता है, ठीक है। इसके बाद है तो यहाँ पर इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्रों समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त खाई पाए जाते हैं। अगला है कि भारतवर्ष में निम्न शहरों पर विचार करें और नीचे दिए कूट से जो ज्ञात करें कि कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। तो देखिए पश्चिमी तट से आप संबंध समझ सकते हैं। देखिए जंजीरा जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, ठीक है। उडुपी जो है कर्नाटक उडुपी में है। और दोनों की अगर बात करें तो दोनों जो है आपको जब भारत का मैप देखेंगे तो इस भाग में स्थित है, तो ये पश्चिमी तट ही है। तो इसलिए जंजीरा और उडुपी जो है वो क्या है, पश्चिमी तट पर अवस्थित है। बाकी ओरोविले तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर है, तो ये तमिलनाडु के कुछ, तो ये पूर्वी भाग में चला जाता है। उसी प्रकार से तूतीकोरिन की बात करें तो तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, ठीक है। तो ये है। आगे देखें तो मिलान करना है, तो इसमें दीघा आपका जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। मरीना बीच तो आप जानते ही होगा। मरीना बीच किस प्रकार से है, तो डी का जो है 1 होगा, तो ये डी का 1 देखें। ए का 2 डी का 1, तो यहाँ पर आपको मिल सकता है। गोपालपुर कहें तो गोपालपुर जो है वो उड़ीसा में है और कलांगुट गोवा में है, ठीक है। दीघा पश्चिम बंगाल, ठीक है। दीघा पश्चिम बंगाल, गोपालपुर उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना ये तमिलनाडु में है। इसके बाद देखिए तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम जो है क्या है, तो कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है कोरोमंडल तट, ठीक है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के बीच स्थित है, तो कोरोमंडल तट है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, तो कन्याकुमारी को। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है कोंकण तट, ठीक है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है। इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट, दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार एवं दक्षिणी तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक समुद्र तट में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिसे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ये होगा मरक्कणम लवन बेसिन। इसका विस्तार देखें तो कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य स्थित क्या है, बृहद लवणीय दलदल है, ठीक है। कच्छ का रण समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। माफ कीजिए, इसका जो उत्तर होगा ये कच्छ का रण होगा। इसे फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है, तो कच्छ का रण है, नाम से ही स्पष्ट है। चलिए अब आगे है द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी। सबसे पहले बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह आपको पता होगा कि द्वीप समूह नक्शा मैप देखें तो एक द्वीप समूह इधर अवस्थित है, ठीक है, जो कि बंगाली खाड़ी में है, और एक इधर स्थित है, तो जो कि अरब सागर में है, ठीक है। तो अभी जो सबसे पहले है वो बंगाली खाड़ी वाले भाग को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रश्न कोश के अगर विश्लेषण आप देखेंगे तो सारे फैक्ट्स जो है इसमें आपके समाहित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है वो कंपाइलेशन यहाँ एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये ठीक रहेगा, क्योंकि द्वीप समूहों से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रमुख जल संधियाँ, ठीक है। देखिए 8 डिग्री चैनल है मिनिकाय, जो कि भारत में है और मालदीव के बीच है। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और मालदीव के बीच है। 9 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से जुड़ा हुआ है 9 डिग्री चैनल। 10 डिग्री देखें तो लघु अंडमान
और कार निकोबार के बीच ये जो है जुड़ा हुआ है। डंकन पासेज का देखें तो लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान, कोको चैनल कोको द्वीप एवं उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। पाक स्ट्रीट जो है वो तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच है। मन्नार खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। प्रश्न कोश में अब आते हैं तो देखते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर स्थित है, सैडल पीक स्थित है कहाँ पर, तो यह स्थित है आपका उत्तरी अंडमान में। ठीक है, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर इसकी ऊंचाई है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, तो सैडल पीक है। अंडमान और निकोबार क्या है, बंगाली खाड़ी में द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी बताई गई है, तो ये संख्या जो है कुल मिला के 836 है, जिसे लगभग 22 मुख्य द्वीप निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 572 है। ठीक है, तो अगला है 10 डिग्री चैनल पृथक करती है अंडमान को निकोबार से। ठीक है, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह लघु अंडमान को निकोबार द्वीप समूह कार निकोबार द्वीप से अलग करती है। निम्नलिखित द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक होता है, अंडमान और निकोबार। ठीक है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार। अगला है कि बैरन द्वीप ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये सत्य है। उसके बाद देखिए बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, ये गलत है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी ने 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। ठीक है, तो यह भी गलत है। अब देखिए बैरन द्वीप बंगाली खाड़ी के अंडमान सागर में श्री विजयपुरम भूतपूर्व में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अतः एक जो है सत्य है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, अतः जो है ये कथन दो जो है वो गलत है। इसके बाद देखें बैरन द्वीप में प्रथम अभिलिखित जो रिकॉर्ड है वो 1787 ईस्वी में दर्ज किया गया था। इसके बाद अब तक जो है कई बार, जैसे कि 1795 में, 1803-5 में, 1852 में, 1991 में, 1994 95 में, 2000 में, 2005 6 में, 2018-22 में, 23 में पुनः उद्गार दर्ज किया गया है। ठीक है, ये है। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाली खाड़ी में है। भारत के किस द्वीप का उद्गम जो है ज्वालामुखी है, तो ये बैरन द्वीप का है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है, तो ये है बैरन द्वीप। ठीक है, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, नागरकोंडम और बैरन। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था 71वीं प्री में। ठीक है, बैरन द्वीप जो है नागरकोंडम और बैरन। भारत में केवल 2 ज्वालामुखी द्वीप माने जाते हैं, बैरन और नागरकोंडम। दोनों ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर में स्थित है और ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जहाँ कई बार विस्फोट दर्ज किए गए हैं। नागरकोंडम द्वीप भी ज्वालामुखी मूल का है, परंतु वर्तमान में इसे निष्क्रिय या प्रसुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। श्री हरिकोटा जो है वो द्वीप अब स्थित है कहाँ, तो पुलिकट झील के निकट। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला है कि राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज शुरू होता है वो है धनुषकोडी से। ठीक है, राम सेतु भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार का सबसे निकट है, वह है सुमात्रा। ठीक है, ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिणतम द्वीप है। यह 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से 7 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ अक्षांश एवं 93 डिग्री 37 मिनट ईस्ट से 93 डिग्री 56 मिनट ईस्ट तक स्थित है। यह श्री विजयपुरम भूतपूर्व में जो है इसका नाम पोर्ट ब्लेयर था। इससे लगभग कितना है, 540 किलोमीटर दूर है। ये इंडोनेशिया के द्वीप सुमात्रा से सबसे कम दूरी लगभग 145 किलोमीटर पर स्थित है। बोर्निया, जावा एवं श्रीलंका की दूरी ग्रेट निकोबार से सुमात्रा की दूरी की तुलना में काफ़ी अधिक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखा, यानी कि ये बंगाली खाड़ी के द्वीप समूह को देखा। अब हम लोग देखते हैं अरब सागर के द्वीप समूह को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न कोश में है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का एक समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी बसे हुए द्वीप को चेटलट और सबसे दक्षिणी द्वीप को मिनिकॉय कहा जाता है। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप भी है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉट अथवा एंड्रोथ है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, तो लक्षद्वीप के निकट। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है वो कहाँ पर, तो दक्षिण पश्चिम भारत में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 36 है, ठीक है, कितनी है, 36 है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है, तो तिलनचोंग, ठीक है, तिलनचोंग अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंग है। शेष सभी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप द्वीप समूह का अंग है, ठीक है, जिसमें कि अगाथी, कल्पेनी और कवारती। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगे द्वीपों से बना है, यह कथन सत्य है, ठीक है। इसमें पहले इन्हें लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, यह कथन भी सत्य है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट द्वीप समूह, ठीक है, तो यह कथन जो है गलत है। इसका विश्लेषण हम देखें तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों और चट्टानों से बना एक द्वीप समूह है जो भारत का सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश है। सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से 220 से लेकर 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित है। अतः यह केरल के मालाबार तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। पहले इसे लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता था, जिसे वर्ष जो है 1973 में नाम बदल करके लक्षद्वीप कर दिया गया। वर्ष 1956 में केंद्रशासित प्रदेश के रूप में इसे गठित किया गया था। अगला है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है, तो ये प्रवाल उत्पत्ति का है, ठीक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार खाड़ी, लक्षद्वीप, मालवन एवं कच्छ की खाड़ी आदि में पाए जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा कैम्बे की खाड़ी में, ठीक है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। बाकी मन्नार खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और लक्षद्वीप और मिनिकॉय में ये प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है, तो ये मिनिकॉय है, ठीक है। उपयुक्त विकल्पों में से द्वीपों में से मिनिकॉय द्वीप भारत तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अरनाला और हेनरी द्वीप अपतटीय द्वीपों की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के बीच है, तो ये रामेश्वरम है, ठीक है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मुंबई। मुंबई एक द्वीप पर निर्मित सबसे बड़ा नगर है। श्रीविजयपुरम का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर से अधिक है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, तो ये सॉल्सेट है, ठीक है, जिस पर मुंबई अवस्थित है। अगला है ये मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान करने में आप देखें तो इसका विश्लेषण हम देख लेते हैं। देखिए नीचे दिए गए द्वीप और सुमेलन जो है दिया गया है, तो इसमें है बेअंत, सयोधर, ये कच्छ की खाड़ी है। पीरम द्वीप है वो खंबाती खाड़ी में है। द्वारिका अरब सागर तट पर है, ठीक है। दीव जो है काठियावाड़ तट पर है, ठीक है। बेअंत सयोधर द्वीप को ही बेअंत द्वारिका कहा जाता है, बेट द्वारिका भी कच्छ की खाड़ी में स्थित है। डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है, ठीक है। डीवी द्वीप कृष्णा, यह डीवी द्वीप या दीवी सीमा द्वीप आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक डेल्टाई क्षेत्र है, जहाँ कृष्णा नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी की सरिताओं के बीच है। यह द्वीप अक्सर चक्रवातों तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है, जिससे भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कोरी क्रीक यानी कि निवेशिका, ये जो है स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रीक एक ज्वारीय क्रीक है, ठीक है, जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है। इस पर भारत का नियंत्रण है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित सर क्रीक कच्छ के रण में स्थित लगभग 92 किलोमीटर लंबा एक जलीय क्षेत्र है। यह भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर फिलहाल इस क्षेत्र पर भारत का नियंत्रण बरकरार है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने विस्तार पूर्वक दूसरा अध्याय पूरा कर लिया। पहला अध्याय हम लोगों ने परिचय देखा, भारत का परिचय, और दूसरा अध्याय जो हम लोगों ने अभी पूरा किया है भौतिक विभाजन, ठीक है, भारत का भौतिक विभाजन। ये 2 घंटे के आसपास का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।